बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं और उससे नेक्स्ट उसको कैरी करते हैं। और इसका पहले मैं ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन पिछली क्लास से होगा तो वो काइंडली आप बता दीजिएगा, उसको हम कैटर कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स को हमने स्टार्ट किया था जिसमें डाटा और डाटम के वर्ड के हमने इंट्रोडक्शन दिया था, डाटा क्या है, डाटम क्या है। उसके बाद कुछ सर्टन डेफिनेशंस थी जिनमें पॉपुलेशन की डेफिनेशन थी। पॉपुलेशन एक लार्जर ग्रुप को कहते हैं, और सैंपल था। सैंपल जब आप उस पॉपुलेशन में से सर्टन अमाउंट को चूज करते हैं जिसके ऊपर आप बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो वो सैंपल कहलाता है। रेशो होती है, रेशो इनफैक्ट आपके दो सैंपल्स की जब आप डिवाइड करते हैं तो उसको आप रेशो कहते हैं। प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन में आप किसी एग्जाम्पल को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे होते हैं तो आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। इसके अलावा परसेंटेज थी, तो परसेंट में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आउट ऑफ 100 जो है उसके कॉन्टेक्स्ट को देखा जाता है कितना उसका पोर्शन जो है वो आपका आउट ऑफ 100 काउंट किया जा रहा है, तो वो आपका परसेंट बन जाता है। इसके अलावा पैरामीटर होता है, पैरामीटर और स्टैटिक्स होता है। पैरामीटर यूजुअली आपका पॉपुलेशन के साथ डील कर रहा होता है, और स्टैटिक्स जो आपका डील कर रहा होता है वो आपका सैंपल के साथ डील कर रहा होता है। सैंपल की वेरिएबिलिटी से मुराद ये होता है कि डिफरेंट सैंपल्स आपके, मतलब जो आप सैंपल चूज कर रहे हैं वो वेरिएशन हो सकती है उसमें। लाजमी नहीं है कि जब भी आप मतलब पहले 300 स्टूडेंट लें या कोई से भी आप 300 स्टूडेंट, अगर 500 स्टूडेंट में से 300 स्टूडेंट को काउंट करें तो लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा वही सैंपल रिपीट हो जो पहली दफ़ा आपने चूज करते हुए दिया था। एक्सपेरिमेंट, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डाटा को कलेक्ट करते हैं, और डाटा की कलेक्शन के लिए आप सैंपल सर्वेस भी करते हैं। सर्वेस वो होते हैं जिनमें आप ट्रीटमेंट आपने कोई नहीं किया होता डाटा के ऊपर। जो रॉ डाटा आपके पास आता है उसको आप सर्वेस में काउंट कर रहे होते हैं, और फिर आप उन्हीं के थ्रू, मतलब वो जो सर्वेस आप कंडक्ट करते हैं वो इनफैक्ट आप एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें करते क्यों हैं हम? ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं कि ताकि आपके पास डाटा एक्वायर हो सके, यानी डाटा की एक्विजिशन के लिए आप ये सारा काम करते हैं। इसके बाद कांस्टेंट था। कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी नहीं करती आपकी पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल से मुराद ये है कि एक एंट्री को आप इंडिविजुअल कंसिडर करेंगे। जैसे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास जो है वो अगर 40 हों तो वो हर स्टूडेंट जो है वो एक इंडिविजुअल कहलाएगा। और कांस्टेंट वो होगा कि उसमें आपके पास, लेट्स से अगर जैसे आपका सेक्शन ए है तो सारे बच्चों का सेक्शन ए है, लेकिन अगर हर स्टूडेंट की हाइट की बात की जाए तो वो वेरिएबल। तो वेरिएबल से मुराद ये है कि हर किसी की हाइट डिफरेंट होगी तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रही है। तो कांस्टेंट वो है जिसकी वेरिएशन ना हो, और वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसके बाद ऑर्डर स्टैटिक्स है। ऑर्डर स्टैटिक्स में आप जो एंट्रीज होती हैं उनको ऑर्डर में लेके आते हैं। ऑर्डर स्टैटिक्स में यूजुअली दो तरह के ऑर्डर होंगे जो हमने देखे थे। एक आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है और एक असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो सबसे पहले काउंट की जाती है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको आप दूसरे नंबर पे, मतलब उसके बाद आप इसी तरह से बढ़ाते जाते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू आपकी लास्ट पे आती है। ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास सबसे पहले आती है, और जो बाकी की वैल्यूज हैं वो ऐसा ऐसा कम होती जाती हैं और सबसे छोटी वैल्यू लास्ट पे काउंट होती है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। दो तरह के ऑर्डर्स आ गए थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हमने मॉडल की बात की थी। मॉडल आप जब न्यूमेरिकल इक्वेशन लिखते हैं, या आप इस तरह से कह लें कि मैथमेटिकल इक्वेशन, अगर आप स्टैटिस्टिकल मॉडल की मैथमेटिकल इक्वेशन आप लिखते थे तो उसको मॉडलिंग कहते हैं। जैसे इसमें मतलब शो किया गया था कि आपके पास y1 कोई एक ऑब्जर्वेशन है जिसको आप लिख सकते हैं म्यू प्लस एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई आपके पास रैंडम एरर था। एप्सिलॉन आई को काउंट करने के लिए यही फार्मूला को रीअरेंज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो म्यू आपके पास मीन है आपके डाटा की, उसमें से आपके पास जो वैल्यू आ रही होती है इंडिविजुअल हर एंट्री की वैल्यू को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास रैंडम एरर जनरेट हो जाता है जिसको एप्सिलॉन आई के को तौर पे हम कंसिडर करते हैं। तो नोटेशन उसके बाद थे। नोटेशन में यूजुअली हमने दो नोटेशन जो हैं वो देखे थे। एक समेशन का नोटेशन था और एक हमारे पास समेशन का नोटेशन था और एक हमारे पास नोटेशन था प्रोडक्ट का। समेशन के नोटेशन को सिग्मा से शो करते हैं और सिग्मा की दो लिमिट्स आप डिसाइड करते हैं। I starts from 1 and ends to whatever the value of the highest entry is, that is 5 in this case. एंड उसके अंदर आप एक वेरिएबल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उस वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट में आप आई को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आई को इंट्रोड्यूस इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप वेरिएशन दिखा रहे होते हैं डाटा की, ये 5 वैल्यू सम हो रही हैं।
तो ये इस तरह से इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू 1 एंड अप्रोचेस टू 5 वाई ऑफ आई। तो ये समेशन ऑफ 5 वैल्यूज ऑफ वाई है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसको पाई के टर्म में लिखते हैं। पाई और बाकी जो नोमेनक्लेचर है वो तकरीबन सेम है। आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू एन। इसका मुराद ये है कि आपके पास वाई की जो एन वैल्यूज हैं वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये प्रोडक्ट का केस है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमने देखा था वेरियस डिसिप्लिन में इसकी इम्पोर्टेंस स्टैट की, उसमें सोशल साइंसेज ये आपको असाइन किया गया था, उसको आप स्टडी कर लीजिएगा कि किस किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रही है। स्टैट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो डिसिप्लिन हैं उनके अंदर इसकी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है स्टैट की। उसके बाद है हमारे पास वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स वो हैं जिनकी क्वांटिटी सर्टेन आपके पास लिमिट्स वो सॉरी वैल्यू सर्टेन नहीं होती थी, लेकिन वो हर इंडिविजुअल के लिए वेरी करती थी। तो उसमें फिक्स्ड और रैंडम वेरिएबल थे। फिक्स वेरिएबल वो थे जब आप उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकें। जैसे हमने बात की थी कि आप अगर 1 एकड़ के लिए फर्टिलाइज़र की अमाउंट की बात करें तो वो आपको नोन होगी कि आपने 1 एकड़ के लिए एक बोरी या एक बैग आपने यूरिया का डालना है या इस तरह से। और रैंडम वेरिएबल वो होता है जिसको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब वो ऐसी चीज़ जैसे मतलब प्रोडक्ट है आपकी आपकी क्रॉप है, उसकी प्रोडक्ट है, तो वो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ये हर दफ़ा इतनी ही निकलेगी। जैसे 1 एकड़ की अगर आप पैदावार, यील्ड से मुराद पैदावार है, आप अगर पैदावार की बात करें तो वो आपके पास रैंडम वेरिएबल आता है। फिर आपके पास दो टाइप्स और थी, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल था और एक क्वालिटेटिव वेरिएबल था। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जब आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो किसी वेरिएबल की तो वो आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाता है, और अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल में आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल यानी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, वो आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल पे कहलाता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आपके पास सर्टेन न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इसके आगे दो कैटेगरीज थी, एक कंटिन्यूस और एक डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल में आपके पास क्या होता था कि आपके पास ऐसा एक इंटरवल में जितनी भी पॉसिबल वेरिएशन है, यानी अगर आप इंटरवल की बात करें 1 से लेकर 5 तक, तो उसमें सारी की सारी वैल्यूज को आप काउंट करेंगे। 1, 1.5, 1.2, 1.3, सॉरी 1, 1.1, 2, 3, 0.1, 0.2 ऐड होता जाएगा, इस तरह से आगे चलते जाएंगे 5 तक। तो ये आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल है जिसकी आपके पास कर्व बनती है। और डिस्क्रीट वेरिएबल में आप किसी एक डिजिट के ऊपर, जैसे हम जीरो के ऊपर अगर उसकी सारी फ्रिक्वेंसीज को मैयर करें, फ्रिक्वेंसी से मुराद के उसकी अकरिंग को मैयर करेंगे कितनी दफ़ा जीरो आ रहा है, तो आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसमें इंटरवल काउंट नहीं होता है, कंटिन्यूस में आपके पास इंटरवल काउंट होता है। क्वालिटेटिव में या कैटेगोरिकल जो वेरिएबल होता है उसमें आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, बल्कि आपके पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे कलर कॉम्बिनेशन आ गए या आपके पास परफॉर्मेंसेज आ गई, गुड बैड मॉडरेट। और लाइक इस अस्सलाम एग्जांपल में वालेकुम। हम गुड बैड। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने ना फोर्थ ईयर पे जाना है, मेरी अटेंडेंस लग सकती है? आप चैट में अपना रोल नंबर लिख के भेज तो चले जाएं। चलें, थैंक यू सर। चैट में लिख दीजिएगा रोल नंबर। ओके सर। अच्छा जी, इसके बाद सैंपल है 5 स्टूडेंट्स का, जिसमें ये पूछा गया था कि वो कौन सा सोप को इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आपके पास लक्स, रेक्सोना, लक्स, कैप्री और रेक्सोना, तो ये कैटेगरीज हैं। इसमें आपके पास क्वांटिटीज नहीं है कि 10 से साबुन यूज़ करते हैं, 5 यूज़ करते हैं या इस तरह से, लेकिन आपके पास ब्रांड्स आ गई यानी कैटेगरीज आ गई। उन कैटेगरीज को आप किस में डील करते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल में या कैटेगोरिकल वेरिएबल में। तो ये वो लास्ट हमारे पास टॉपिक था जिस पे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो इससे आगे हम चलते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ। चलो जी, होपफुली आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, जिसमें हम हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैट। डिस्क्रिप्टिव स्टैट समझने के लिए आप इस तरह से कर लें कि इसके 3 पैरामीटर्स हैं, वो भी हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैट में आप पूरी की पूरी जब आप कोई डाटा लेंगे तो उसके ऊपर जो भी आप परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, सर्वे के थ्रू आपने डाटा को ले लिया, अब आपने उस डाटा के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपने डाटा कलेक्ट किया, आप कोई ना कोई उसके ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे, या इस तरह से हम कह लें कि आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी तरह से। तो वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना।
और उसके बाद प्रेजेंटेशन में जो आपने डाटा प्रेजेंट किया है उसमें से समराइज करना। ये 3 स्टेप्स जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव कहलाते हैं, यानी जो आप एक्चुअल डाटा आपने कलेक्ट किया उसके ऊपर आप जो भी वर्किंग करेंगे उस वर्किंग एक्सक्यूज में आप मी सबसे पहले जी सॉरी सर, सर ये टर्म रिपीट कर दें, वो आवाज़ बहुत कट रही थी, समझ नहीं आई। जी मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल दो तरह की स्टेट्स हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सारे का सारा, आपने कोई परफॉर्मेंस की, सर्विस की या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो आपके पास सर्टेन डाटा आ जाएगा। उस डाटा के ऊपर जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, यानी एक्चुअल डाटा को जब आप डील कर रहे होंगे, तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टेट कहलाएगी। ठीक है, जिसमें आपके पास डाटा आएगा, डाटा को आप ऑपरेशन किस तरह से करते हैं उसके ऊपर। डाटा के ऑपरेशंस बहुत सिंपल हैं। आप उस वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप उसकी समरी बनाएंगे, समराइज करेंगे उस डाटा को। आगे एग्जांपल्स भी आएंगी, जो चैप्टर 2 है उसमें ये मतलब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि आपने पहले डाटा को ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको समराइज किया और उसकी रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आपके पास चार्ट्स होते हैं, जैसे पाई चार्ट्स आ गए या डिफरेंट इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो आपकी इस समय डाटा को रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक टेक्निक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसके अलावा फिर आप जब ये कर लेते हैं तो आप समराइज कर लेते हैं, उसी के थ्रू आप समरीज निकालते हैं डाटा। जब आप समरीज कर लेते हैं तो उन समरीज को आप प्रेजेंट करें, तो यहाँ तक जो है ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैट कहलाती है। अब ये है डिस्क्रिप्टिव स्टैट। और इन्फरेंशियल में क्या होता है, इन्फरेंशियल में आपने एक सैंपल कलेक्ट किया, उसके ऊपर ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म किए, और उस सैंपल को सामने रखते हुए और इसके रिजल्ट्स को सामने रखते हुए आप पॉपुलेशन का एस्टिमेट करते हैं, यानी उसमें एस्टिमेशन आ जाती है। आप रिजल्ट्स के लिए एस्टिमेट करते हैं कि हमारी मीन इतनी के करीब लाई करेगी, मॉड हमारा इतने के करीब लाई करेगा। यानी अगर आपके पास 100 वैल्यूज हैं, आप उसमें से पहली या रैंडम 10 वैल्यूज को आप चूज करते हैं और उसका मीन निकाल देते हैं। अब वो जो आपने मीन निकाला है उसी की बेस पे आप क्या करेंगे जी, पॉपुलेशन का मीन अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। तो ये इन्फेरेंशियल स्टेट है, जिसमें आप एक्चुअल डाटा के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि आप एक सैंपल के ट्रेंड को देखते हुए ये चीज मतलब वो कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसका ये ट्रेंड होगा और ये फलानी चीज यहाँ तक लाई करेगी। तो ये बेसिक इन दोनों में चेंज है कि डिस्क्रिप्टिव में आप डाटा के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं जो एक्चुअल डाटा होता है, और इन्फरेंशियल में आप क्या कर रहे होते हैं, आप प्रिडिक्शंस दे रहे होते हैं। उसी डाटा के ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए आप प्रिडिक्शंस दे रहे होते हैं पूरी पॉपुलेशन की। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें the whole issue of descriptive and inferential stat can be described with the help of statistical problem. Statistical problem की अगर बात करें तो ये आगे आएगा भी। इसमें होता क्या है, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम असल में आपके पास उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपके पास नॉन होने चाहिए। उनमें ये है कि क्लियर डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आपने इस पॉपुलेशन के ऊपर करना क्या, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसकी डेफिनेशन आपके पास क्लियर होनी चाहिए। फिर जैसे हम ये करना चाह रहे हैं कि हम हाइट मेजर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो जो हाइट है वो हमारे पास नोन है कि हमने ये करना है और उसकी एक क्लियर डेफिनेशन। द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और सैम्पलिंग प्रोसीजर। अब जब हमने ये डिज़ाइन कर लिया कि हमने हाइट मेजर करनी है, अब चूज़ हम ये करते हैं कि 40 स्टूडेंट्स में से हम 10 को चूज़ करते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया कि हम कोई रैंडम 10 स्टूडेंट्स को जो है वो चूज़ करेंगे, और द सैम्पलिंग प्रोसीजर, और उनकी हाइट मेजर करेंगे। हाइट मेजर करने के लिए आप कोई ना कोई टूल को यूज़ करेंगे। हाइट मेजरमेंट का वो टूल आ गया, तो आपने एक्सपेरिमेंट बनाया और सैम्पलिंग का प्रोसीजर इसमें डिफाइन किया। उसके बाद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। आपने उस डाटा को कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, यानी फलाने स्टूडेंट नेम वाइज आपने लिख दिया कि जी लाइक मिस्टर ए का जो हाइट है वो 5.6 है, मिस्टर बी की हाइट जो है वो 5.3 है, मिस सी की हाइट जो है वो 5.2 है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपने कलेक्ट किए हुए डाटा को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अब आप जब ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अब आप इसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एनालिसिस में क्या है कि हमने 1/4, हमारे पास पॉपुलेशन 40 थी, हमने उसका चौथा हिस्सा जो है वो ज्यूम किया सैंपल के तौर।
तो जो आपके पास फोर्थ वो आया है 1/4 आपके पास पोर्शन आया और ये सैंपल साइज आया, उसी में से आपने एस्टिमेट किया कि क्लास के अगर एवरेज हाइट की बात की जाए तो क्लास की एवरेज हाइट अप्रॉक्सीमेटली इतनी हो। ठीक है जी, उसमें आप 5.6 5.3 जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका आप मीन ले लेंगे, तो आप बताएंगे कि क्लास की हाइट भी अप्रॉक्सीमेटली एवरेज इतनी ही होगी उसकी। तो ये असल में आपके पास जब आप प्रॉब्लम्स वो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। The selection of suitable model and the process of making statements about the population based on the sample information. Sample information यानी sample की हमने मीन को कैलकुलेट किया, दरमियान मतलब एवरेज हाइट को कैलकुलेट किया और हमने पॉपुलेशन के लिए उसको प्रोडिक्ट किया। तो ये चौथी इसकी जो एस्पेक्ट है वो चौथा एस्पेक्ट इसका ये। ठीक है, ये फिगर नीचे है जिसमें आपके पास दोनों को बताया हुआ है स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को किस तरह से आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। Population interest is in some parameter describing the population. एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे तो सैंपल का डाटा गैदर होना सब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इन्फेरेंस अबाउट पॉपुलेशन, तो उसी के ऊपर आप जब वो सैंपल एक ले लेंगे उसको स्टडी करके आप इन्फेरेंशियल स्टैट के थ्रू आप उसको इन्फेरेंस कर सकते हैं। मॉडल लिस्ट ऑफ अजम्पशंस अबाउट द वे डाटा आर कलेक्टेड। ठीक है जी। अब अगर बात करें सोर्स ऑफ डाटा, तो सोर्स ऑफ डाटा में यूजुअली आपके पास दो तरह के डाटा होते हैं। डाटा को अगर आप सोर्सेज के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा से मुराद ये है कि जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, कोई आपने उसको सॉर्ट नहीं किया, अरेंज नहीं किया, जैसे आपके पास वैल्यूज आई वैसे की वैसे ही वो वैल्यूज आपकी प्राइमरी डाटा कहलाएंगी। सेकेंडरी डाटा क्या है कि आपने फर्ज का हमारे पास 20 वैल्यूज हमने चूज की, अब वो चाहे पहले 10 है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है, तो ये आपका किसी ऑर्डर में नहीं है डाटा, ये डाटा आपका प्राइमरी डाटा कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ इसको आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो तरतीब दे दें, सॉर्ट कर दें, तो आप सॉर्टिंग अब इसकी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। फर्स्ट करें आप पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 4 5 6 7 और इस तरह से आप चलते हैं, तो ये आप असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिख रहे हैं, ये आपके पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तो प्राइमरी डाटा वो है जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया, और सेकेंडरी डाटा वो है जिसके ऊपर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसके रिलेटेड कोई समरी बना ली, कोई इस तरह का फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दी या किस तरह की कोई भी चीज़। तो ये आपके पास दो डाटा की कैटेगरीज आ गई बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ डाटा। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी डाटा। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा में पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स और थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स, आप उनके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास थ्रू क्वेश्चनएयर है। क्वेश्चनएयर यानी आपके पास जो जिस तरह मैंने बताया था कि फीडबैक सर्वे आपके पास आता है, वो क्वेश्चनएयर होता है इनफैक्ट, तो क्वेश्चनएयर के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा प्राइमरी डाटा को कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज, लोकल सोर्सेज से मुराद है लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और एजेंट्स, मतलब इनके थ्रू आप डाटा लोकल सोर्सेज के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू टेलीफोन और थ्रू इंटरनेट। ये 6 सोर्सेज आपके एनलिस्ट किए गए हैं इस बुक में प्राइमरी डाटा के कलेक्शन के लिए। इससे ज़्यादा भी सोर्सेज हो सकते हैं, तो जिसमें आप डायरेक्ट डाटा एक्वायर कर रहे हैं वो आपका प्राइमरी सोर्स है। और जब आपके पास कोई मतलब कैटेगराइज्ड डाटा हो या सॉर्टेड डाटा हो तो आपका सेकेंडरी डाटा कहलाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें एग्जांपल ये लिखी हुई है फेडरल एंड प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैट। फेडरल एंड प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैट आपके पास रिपोर्ट जनरेट करती है हर साल में। आपके पास वो खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, पहले प्राइमरी डाटा वो खुद लेते हैं, उसके बाद वो उसकी बेस के ऊपर आपके पास रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि हमारे पास ग्रोथ रेट जो है, जो आपके पास जीडीपी डिसाइड होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक, या सिंपल इस तरह से कर लें, हम ये कहते हैं कि वीट की प्रोडक्शन कितनी है इस साल, तो वीट की प्रोडक्शन इस साल में कितनी है वो जब आप कलेक्ट करेंगे एक एक इंडिविजुअल से या एक एक डिस्ट्रिक्ट से, एक एक डिवीजन से, तो वो आपकी प्राइमरी कलेक्शन है। जब ये कहा जाए कि पिछले 10 साल में वीट की वेरिएशन में क्या फ़र्क आया है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एक रिपोर्ट होगी गवर्नमेंट की जो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो सेकेंडरी डाटा में आपके पास वो रिपोर्ट होगी कि 10 साल की एनलिस्टिंग होगी उसमें कि 2000 फर्ज करें 2011 में इतनी थी प्रोडक्शन, 2012 में इतनी हुई, 13 में इतनी हुई, 14 में इतनी हुई। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं।
अब वो जो 2011 को अगर सिर्फ डिस्कस करें तो उसमें जब आपने डाटा को कलेक्ट किया वो प्राइमरी डाटा कहलाया, और जब आप मल्टीपल ईयर्स की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास एक रिपोर्ट की फॉर्म में जनरेट हुआ डाटा आएगा जिसको आप सेकेंडरी डाटा एज्यूम करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद टीचिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट। तो ये बेसिक आपके पास 5 सोर्सेज हैं जो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 1 है जो आपको मैं असाइन कर रहा हूँ, जो आपने ये करनी है एक्सरसाइज 1, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वो आ रहा है ऑन कैंपस वीक, उसमें आपका क्विज होगा। बहुत शॉर्ट क्विज होगा, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे या 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, उनमें इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। वो बहुत लंबा चौड़ा क्विज नहीं होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज 1 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इससे पीछे जितनी थ्योरी हमने कवर की है तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो वो आपका क्विज जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, उसमें ही क्विज होगा, एक शॉर्ट टर्म में बहुत कम छोटे क्वेश्चंस का एक क्विज होगा। ठीक है, अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से मुराद ये है कि आपके पास डाटा आ गया, आपने वैल्यूज को कलेक्ट कर लिया, अब आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? आपने टेबल्स मैंने देखे होंगे डिफरेंट बुक्स में, वो टेबल्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके अलावा आपने चार्ट्स देखे होंगे डिफरेंट, जैसे पाई चार्ट्स हैं, बार ग्राफ्स हैं, यानी ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं या टेबल्स हैं या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसकी टर्म्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे कैसे लिंक करते हुए हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को। डाटा आपके पास, यानी आपने वैल्यूज को कलेक्ट किया, अब वो आपका वैल्यूज आ गई, अब आपने उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप असल में क्या करना चाह रहे हैं, आप उस डाटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। वो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, वो बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, वो पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो आपकी रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, द टर्म क्लासिफिकेशन is the process of arranging observations into different classes or categories according to some common characteristics। ये कैसे, इस बात का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन लाइक हम, हमारे पास 60 बॉल्स हैं और वो एक हमने उस डब्बे के अंदर रख दी है, बॉक्स के अंदर, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं। लाइक हमारे पास 3 कलर हैं फर्ज करें या 4 कलर हैं, ब्लू है, येलो है, वाइट है और ब्लैक है। तो आपकी ये जो ब्लू, वाइट, ब्लैक और येलो है, ये आपके पास 4 क्या होगी? क्लासिफिकेशन होगी किस चीज़ की? वो जो आपने 60 बॉल्स अंदर डाली हैं उस बॉक्स के, उसकी क्लासिफिकेशन आप इसकी बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो पास कलर आ गए, ये आपकी क्लासिफिकेशन आ गई। द टर्म क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज। तो डिफरेंट कैटेगरीज में जब उसको डिवाइड करना चाहें तो वो आपकी क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है। टेबुलेशन की बात करें तो टेबुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स और अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो है वो आपका बेसिकली मिलकर बनता है कॉलम्स और रोज से, जिसमें आपके पास जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसको आप कॉलम कह रहे होते हैं और हॉरिजॉन्टल पोर्शन को आप रोज कह रहे होते हैं। ये तो टेबुलेशन भी सेम, जैसे आप क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन में आपके पास 1 वे क्लासिफिकेशन, 2 वे क्लासिफिकेशन, 3 वे क्लासिफिकेशन, ये आगे टर्म्स लिखी हुई हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं, जिनमें 1 वे से मुराद ये है कि अगर आप एक ही पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए क्लासीफाई कर रहे हैं तो 1 वे क्लासिफिकेशन है, अगर 2 को करेंगे 2 वे है, 3 पैरामीटर्स को सामने रखते हुए करेंगे तो वो आपके पास क्या है जी? 3 वे। टेबुलेशन की इस तरह से बात करें तो इसमें आप टेबल बनाएंगे, टेबल आपका 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, रोज और आपके पास कॉलम्स, तो इनके कम्बिनेशन को आप टेबल कहते हैं। तो टेबुलेशन में भी सिंपल, डबल, ट्रिपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व। तो टेबुलेशन आपके पास बहुत सिंपल टेबल भी होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स टेबल भी होते हैं। इसमें जो हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर सिंपल टेबल्स होंगे, उसमें हम मतलब जो मल्टी कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल में आपके पास चंद, अच्छा, जब आप टेबल को बनाते हैं तो उसके कुछ 4 से 5 ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी उस टेबल के एहसास होती है, यानी जब आप टेबल बना रहे होते हैं तो वो चीज़ें आपकी काउंट हो रही होती हैं। जैसे टाइटल है, टाइटल से मुराद ये है कि आप टेबल के ऊपर एक टाइटल लाजमी शो करेंगे,
इसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस या इस तरह से कह लें कि इसी चीज़ की एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। टेबल 1 कैसे रहा है एक्सेल में, उसको आपने वो पहले किया भी होगा लेकिन उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो टाइटल क्या है जी, आप उस टेबल का टाइटल क्या देते हैं, यानी वो उस चीज़ में है क्या, टेबल में चीज़ क्या है। जैसे हम अगर क्लास के मिड टर्म एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की अगर बात करें या मिड टर्म एग्ज़ाम के आपके पास वो हैं स्कोर्स हैं क्लास के, तो वो आपका टाइटल आ गया, स्कोर ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम, तो ये टाइटल आ गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल में सबसे पहले टाइटल आया। द टाइटल इज द हेडिंग एट टॉप ऑफ टेबल। द टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो आपके पास ब्रीफ होना चाहिए और जब आप उसको पढ़ें तो आपको समझ लग जाए कि ये है क्या, ठीक है। इट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द टेबल। उसके बाद अगर बात करें तो कॉलम्स, कैप्शन एंड बॉक्स हेड्स। कॉलम कैप्शन से मुराद ये है, कॉलम्स का होते हैं जो वर्टिकल पार्ट्स होते हैं टेबल के, वो आपके कॉलम कहलाते हैं। इस तरह से रोज जो हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल पार्ट जो हैं वो रोज कहलाते हैं। कॉलम कैप्शन से मुराद है कि कॉलम की हेडिंग क्या है, जो आपके पास पहला कॉलम है उसकी हेडिंग क्या है, उसमें क्या है। जैसे हम सीरियल नंबर लिखते हैं, हाँ, तो सीरियल नंबर लिखने के बाद 1 2 3 4 इस तरह से हम लिस्ट कर देते हैं। सीरियल नंबर आपके पास कॉलम कैप्शन है। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट आपके पास कॉलम का कैप्शन है। और इसी तरह से इसको आप क्या कहते हैं, ये बॉक्स हेड कहलाता है। कॉलम कैप्शन इज कॉल्ड बॉक्स हेड। तो ये बॉक्सेस के हेड हैं आपके पास। अब अगर रोज की कैप्शन की बात करें तो रोज की कैप्शन में जिस तरह हमारे पास आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, फर्ज करें आप किसी के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, आप ही की क्लास की रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे सीरियल नंबर आ गया, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, फिर मिड टर्म एग्जाम सॉरी मार्क्स ऑफ मिड टर्म एग्जाम आ गया। तो जो सीरियल नंबर लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है और मार्क्स लिखे हैं, ये आपके पास कॉलम की कैप्शन आ गई। अब जब आप सीरियल नंबर के बाद बात करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट की, तो नेम ऑफ स्टूडेंट या इस तरह से करें कि मार्क्स जो है वो आपके पास क्वेश्चन 1 2 3 4 या 1 2 3 तीन क्वेश्चन है, 1 2 3 तीन क्वेश्चन है, तो आपने पहला जो स्टूडेंट लिखा वो आपके पास रो की कैप्शन आ गई और आगे उसकी 3 एंट्रीज आ जाएंगी। पहले क्वेश्चन में उसके कितने मार्क्स हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं। तो रो की कैप्शन आपके पास रो के साथ आ रही होती है, कॉलम की कैप्शन आपके पास टॉप के ऊपर आ रही होती है। तो रो की कैप्शन आपके पास हॉरिजॉन्टली वेरी कर रही होती है, तो रो की कैप्शन को आप स्टॉप भी कहते हैं, ठीक है जी। बॉडी ऑफ द टेबल, बॉडी ऑफ द टेबल वो जगह है जहाँ पे आप डाटा डालते हैं, जहाँ मार्क्स डाल रहे हैं, तो आपके पास क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा। वो आपके पास बॉडी ऑफ टेबल या डाटा की अरेंजमेंट है। सोर्स नोड में आपके पास सोर्स नोड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल। वो आपने बाज़ औक़ात किताबों में देखा होगा कि नीचे स्टैरिक बना होता है टेबल के नीचे, और नीचे लिखा होता है कि ये फलानी जगह से हमने टेबल ली है। तो जब आप किसी टेबल को इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद नहीं बना रहे, तो आपको सोर्स नोड उसका देना पड़ता है। इसके बाद स्पेसिंग का रूल है। स्पेसिंग के रूल में सिर्फ ये है कि सिंगल लाइन या डबल लाइन आप किसी भी तरह से उसको अलग अलग कर सकते हैं, रोज को और कॉलम्स को। और इसमें सिर्फ एक चीज़ आपकी काउंट होती है कि अगर आपने कोई एंट्री नहीं शो करवानी, जैसे कोई खाली एंट्री है, तो उसको आपने ज़ीरो शो नहीं करवाना होता, बल्कि आपने डैशेस के साथ या फिर आपने डॉट्स के साथ उसको शो करवाना होता है। यूजुअली 3 डॉट्स या 3 डैश का जो रूल है उसको फॉलो किया जाता है। तो आपने जब टेबल बनाना होता है, टेबल में जब आप किसी चीज़ को ज़ीरो यानी एंट्रीज को वो एंट्री शो नहीं करवानी होती, वो एंट्री नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको आप ज़ीरो नहीं लिखेंगे बल्कि आप उसको डैश लिखेंगे या फिर 3 डैश और 3 डॉट की टर्म्स में लिखेंगे। तो इस पेश मतलब टेबल के अंदर जब आप वैल्यूज डाल रहे होते हैं उसके रूल्स में से एक रूल है। प्रेफेटरी नोट्स और फुट नोट्स आपके पास अगेन 3 स्टार के साथ अगर फुट नोट लिखें, तो फुट नोट में आप बता देते हैं कोई ऐसी चीज़ जो टेबल में डिस्क्रिप्शन के लिए लाजमी हो, वो आप फुट नोट के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी इतना ही करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम कैटर कर लेंगे।
अच्छा जी, ये शीट है जिसमें पहले आपके पास ये टॉप के ऊपर टेबल जो है उसका टाइटल है असाइनमेंट ऑफ मार्किंग द ग्रेड्स, यानी ये कोई भी आप टाइटल दे सकते हैं। तो ये पिछली जो क्लास थी उनको एक असाइन किया गया था टॉपिक के, उन्होंने इसको जो है आपके पास मतलब क्लास की मार्किंग करके और उसकी आपने ग्रेडिंग करनी है। मार्किंग के बाद आपने ग्रेडिंग करनी है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो आपके पास आ गए, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है और ग्रेड्स है, ये आपके पास क्या है, ये कॉलम की कैप्शंस हैं। और अगर आप रो की कैप्शंस की बात करें तो पहले वाली जो रो है उसकी कैप्शन में BCH और यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया उसका। उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, स्टूडेंट का नेम आ गया। ये जो पहले वाली एंट्री है जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, ये आपके पास रो की कैप्शन है। और ये डाटा है, यानी ये जो 80 है, 80 मार्क्स हैं इनके, तो ये डाटा है आपके पास। यहाँ B+ ग्रेड जो आ रहा है ये डाटा है। तो ये पूरे का पूरा जो रीजन है, सॉरी, ये पूरे का पूरा जो रीजन है ये आपके पास डाटा का रीजन है। ठीक है जी, तो ये डाटा आ गया। अब ये जो डाउनवर्ड आ रही हैं ये फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकंड कॉलम आ गया आपके पास, या B कॉलम आ गया, और सेम इसी तरह से आपके पास थर्ड कॉलम आ जाएगा, फोर्थ कॉलम आ जाएगा। रोज की अगर बात करें तो ये फर्स्ट रो आ गई, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास बेसिक थीम जो टेबुलेशन का है। इस टेबल को फर्दर आप इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। इसमें फार्मूलाज लग सकते हैं, फार्मूलाज कैसे लगे वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे उसको। तो ये बेसिकली आपकी टेबुलेशन जो है वो इस तरह से बनती है जिसमें आपका रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, और उसका आप एक सेपरेट टाइटल देते हैं, टाइटल के अलावा कॉलम की कैप्शन देते हैं और रोज की कैप्शन देते हैं। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। चैट में अपना रोल नंबर लिख के लीव कीजिए जिसका